हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SIR के सिंह पर। आज हम करेंगे इडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 3। आप लोग सेट को देख नहीं रहे हैं तो ये सेट मैं बंद कर दूंगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्त इसका डिस्क्रिप्शन बनाने में और तैयार करने में। और फिर लगभग आधा घंटा का सेट होता है जिसको एडिट करना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, तो बहुत भार पड़ता है। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे नहीं तो मैं क्यों चलाऊँगा। और कहीं ना कहीं बस आप स्ट्रेटजी प्लान देखते रहेंगे तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा पढ़ने से, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो मजबूरन मुझे ये चीज़ बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग देखेंगे ही नहीं तो मैं उस चीज़ को क्यों चलाऊँगा। आप जानते होंगे लोग आपको वही दिखाएंगे जिसे आप देखना पसंद करेंगे। चलिए आज देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है इस सेट पर। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कैसा लग रहा है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल है परफेक्ट एडुशाला, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। सबसे पहले सहायक संधि को हम जानेंगे। यह 1798 में हुआ था लॉर्ड बेलेजली के द्वारा, और ये भारत के जो देसी रियासत थे उस पर थोपा गया था सहायक संधि। इसे बेलेजली का सहायक संधि भी कहा जाता है। तो इसमें होता यह था कि ब्रिटिश सरकार ऐसा रूल बनाई थी कि सभी भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सैनिक रखना पड़ेगा, जिसका खर्च भारतीय राजा उठाएंगे और यह सैनिक उनके सुरक्षा के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए है, देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा विशेषता नहीं है। दूसरा है, देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। आंतरिक शासन नहीं दोस्त, यही गलत हो जाएगा। आंतरिक शासन कंपनी के अधीन नहीं होगी। बाह्य जो आक्रमण से खतरा है उससे निपटने के लिए वो सैनिक रखते थे, और वहीं राजा के साथ एक ब्रिटिश अधिकारी भी होता था सैनिक का। सी ऑप्शन देखते हैं, देसी रियासतों को विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। बिल्कुल सही है, ऐसा किया गया था सहायक संधि में। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जान लेते हैं दोस्त। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के समय लगाया गया था। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल आप लोग याद कर लीजिएगा, 1876 से 1880। और इन्हीं के कार्यकाल में एक और चीज़ हुआ था, शस्त्र अधिनियम, आप लोग जानते होंगे। शस्त्र अधिनियम ये भी 1878 में लगाया गया था, जिसमें बिना लाइसेंस के आप हथियार नहीं रख सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, तो इसका हो जाएगा भारत में ही पर कार्रवाई की गई थी और उसे बंद करा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था। तो इंडिपेंडेंट किया गया था दोस्त मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे आते हैं, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी। देखिए दोस्त, बाल हत्या का उन्मूलन तो 1795 से ही शुरू हो गया था। जो एक बंगाल में कानून बना था, शिशु हत्या उन्मूलन रेगुलेशन एक्ट बना था। लेकिन अंतिम रूप से जो इसका पतन है वो लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 के समय हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा देखा गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र अब्दुल्ला सिंधी से संबंधित है दोस्त। ये जामिया मिलिया इस्लामिया के आजीवन संप्रदाय रहे हैं। और रेशमी रुमाल षड्यंत्र क्या है हम लोग समझ लेते हैं। ये रेशम के एक रुमाल होता था जिसमें क्रांतिकारी, जिसमें कोई सूचना लिखकर विदेशी मदद मांगते थे या एक दूसरे से संवाद करते थे, तो वो रेशम के रुमाल पर लिखकर करते थे। यह मौलवी अब्दुल्ला सिंधी से संबंधित है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शायद पता नहीं आप लोग पहले देखे भी होंगे इसको कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र आप लोग समझ गए होंगे, एक क्रांतिकारियों से संबंधित है जिसमें वो अपना गुप्त संवाद लिख के विदेशियों से मदद मांगने के लिए भी और खुद से संवाद करने के लिए भी ये रेशमी रुमाल षड्यंत्र का उपयोग करते थे। छठा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया। तो असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव दोस्त नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था 1920 में, आप लोग जानते होंगे इस अधिवेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का जैविक तथा अजैविक घटकों के साथ परस्पर संबंध पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यह एक ओपन पारिस्थितिकी तंत्र होता है दोस्त। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सही नहीं है, उसके अलावा सब सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल इसमें कोई किसी को क्रॉस नहीं करता। उत्पादक के बाद उपभोक्ता, फिर उसके बाद अपघटक। यह एक कार्यशील इकाई है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। पहले हम जान लेते हैं कि जैविक हॉटस्पॉट है क्या। तो जैविक हॉटस्पॉट वैसे जगह को बोलते हैं जो जहाँ जैव विविधता
बहुत अधिक होती है, लेकिन मानव क्रियाकलापों के कारण ये खतरे में हो जाते हैं। भारत के 4 जगहों को प्रमुख जैविक हॉटस्पॉट की संज्ञा दी गई है। पहला हो गया पश्चिमी घाट, दूसरा हिमालय पर्वत के आसपास का क्षेत्र, तीसरा है भारत वर्मा के क्षेत्र, और चौथा है सुंडालैंड। और तो ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रसिद्ध है, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा इसका आंसर, पश्चिमी घाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र के संचालन में होगा दोस्त, क्योंकि वाष्पन होगा, फिर वो बादल बनेगा, वाष्पन होने के बाद फिर वो पिघलेगा और फिर वर्षा होगा। तो जल का पुनर्चक्रण आप लोग पढ़े होंगे। अब चलिए 10वां क्वेश्चन पर आते हैं। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षु स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो ये दी गई थी वैशाली में। तो ऑप्शन नंबर, अब हम 11वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 11वें नंबर पर 11 नंबर है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा दोस्त, क्योंकि बालू बहुत जल्दी गर्म होती है गर्मी पड़ने पर, लेकिन वही रात के समय बहुत जल्दी ठंडा भी होती है। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 जनवरी को उपसोर की घटना होती है। तो पहले उपसोर और अपसोर हम लोग समझ लेंगे। तो उपसोर होता है दोस्त 3 जनवरी को, और अपसोर होता है 4 जुलाई को। उपसोर में क्या होता है कि इसमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, और अपसोर में क्या होता है कि इसमें पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम होती है। तो चलिए उपसोर देखते हैं, उपसोर की घटना। तो इस दिन सबसे दिन रात बराबर होते हैं। बी ऑप्शन है, पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होते हैं। सी है, सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। तो ये उपसोर हो जाएगा, और यही अगर अधिकतम रहेगा तो अपसौर हो जाएगा। अपसौर कब होता है दोस्त? 4 जुलाई को। ये भी आप याद रखिएगा। देखिए दोस्त, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं करवा रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ ये सब कर लीजिएगा तो समझ लीजिए आपका एक जीके का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा, और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। तो अगर आप भी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें और देखें हमारे साथ पढ़ के आपको कैसा लगता है। चलिए 13वां क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो सबसे अधिक विनाशकारी एल तरंगे होती है, क्योंकि इसका जो तीव्रता होता है दोस्त वो सबसे अधिक होता है, और यह सबसे अंतिम में पहुंचता है। एल तरंग जो है सबसे अंतिम में पहुंचता है, क्योंकि इसकी गति कम होती है, लेकिन जो इसका तीव्रता होता है वो सबसे अधिक होता है, भले ही इसका गति कम हो। और इसको हम लव वेव भी कहते हैं। जैसे भूकंप तरंग आप लोग जानते होंगे 3 ठो होता है, PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगे भी इसको एल तरंगे को बोलते हैं, और इसको गौन बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछ रहा है। तो रेड क्लिफ ए ऑप्शन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन यहाँ चीन है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा डुरंड रेखा, रेड क्लिफ 1947 में इसका निर्धारण हुआ था। डुरंड रेखा का निर्धारण आप लोग जानते होंगे 1893 में हुआ था। लूसेंट में गलत दिया हुआ है, अगर आप लोग लूसेंट से 1896 बताएंगे तो गलत है, आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, 1893 कर दीजिएगा। और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अब मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ए हिंडनबर्ग दोस्त, इसका एक और नाम है हिंडनबर्ग का, जिसको ओडर निशेष रेखा भी बोलते हैं। हिंडनबर्ग रेखा को ओडर निशेष भी बोलते हैं, जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता होगा कि हिंडनबर्ग का एक और नाम है ओडर निशेष, और जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग, मैगिनोट, आप सब याद कर लीजिएगा। रेड क्लिफ, डुरंड तो आपको पता ही होगा। अब चलिए 15वां क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है दोस्त। अगर एंडीज का हम लोकेशन का बात करें तो ये 5-6 देशों को टच करती है, और ये दक्षिण अमेरिका में है, जिसमें प्रमुख देश है अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। मुख्य रूप से इन्हीं देशों में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके पश्चिमी भाग में ये पर्वत श्रृंखला है, ऊपर से लेकर सीधे नॉर्थ से लेकर साउथ तक सीधे है। तो आप उसका लोकेशन मैप में देख लीजिएगा, वैसे मैं बता दिया हूँ मोटा मोटी कौन कौन सा देश से जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दोस्त केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो ये आप जानते होंगे, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर संविधान का गठन हुआ था। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किस तिथि को हुई थी? अंतरिम सरकार के गठन का घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, सही चुनने के लिए कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो सांसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सही कथन है।
दूसरा कथन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी सांसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्त। भले ही अगर राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाए तो फिर राज्य पर सांसद कानून नहीं बना सकती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान जो कानून सांसद बना दिया है वो कानून प्रभावी रहता है। तो दोनों कथन सत्य है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 आप लोग जान रहे होंगे, बहुत फेमस अनुच्छेद है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 53 का बात करें तो ये राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य से संबंधित है। और क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्त, राज्य लोक सेवा के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता कार्यकाल के बाद। तो ये भी सही है दोस्त, नहीं किया जा सकता। इनका कार्यकाल मैक्सिमम अवधि 6 वर्षों का होता है या 62 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए वो उसके अनुसार इनको हटाया जाता है। अब सी देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नहीं दोस्त, पेंशन भी राज्य के संचित निधि से ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, राज्य लोक सेवा के आयोग को सदस्यों एवं अध्यक्षों को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्त, इनको हटा सकता है राष्ट्रपति, लेकिन इन्हें सस्पेंड कर सकता है राज्यपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, क्योंकि ये ही गलत है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, और नीचे पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। पहला है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं। 2 नहीं दोस्त, 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होता है, टोटल मिला के 5 होता है। तो ये गलत हो जाएगा, तो 1। अब दूसरा, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय किया जाता है। ये बिल्कुल सही है दोस्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के मन, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक इन्हें रख सकता है। अब तीसरा है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। ये भी गलत है दोस्त, इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। तो कौन 2 ठो गलत है, 1 और 3? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछ रहा है कौन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? मतलब आरबीआई अपने मौद्रिक नीति को कैसे नियंत्रण करता है या कैसे मापता है? तो पहला है वैधानिक तरलता अनुपात, तो इसके द्वारा मापता है। दूसरा है नगद आरक्षी अनुपात, ये भी है उसके मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण। और तीसरा खुले बाजार के उपकरण। तीनों है, तो आप तीनों याद कर लीजिएगा। तो 1, 2, 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि। नहीं, ये नहीं है। दूसरा है आसान कृषि ऋण, ये भी नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? पहले तो हम FRBM देख लेते हैं। तो FRBM का फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। तो पूछ रहा है कि इस अधिनियम से संबंधित कौन है? तो इससे NK सिंह संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो जो न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है MSP न्यूनतम, तो ये भारत सरकार को सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? तो सीता अध्यक्ष का संबंध भूमि कर विभाग से है दोस्त। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 क्वेश्चन है, 28 नंबर है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो ये रजत रंगनी एक किताब है, उसी से मिलता है। कलहन द्वारा रचित एक पुस्तक है रजत रंगनी, उसी से रजत रंगनी उसी से मिलता है। अब
29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सिजदा और पोवस प्रथाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? तो सिजदा और पोवस प्रथा मध्यकालीन भारत का बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ये बलबन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तीसवां क्वेश्चन पर आते हैं। तीसवां क्वेश्चन है, उत्वी कौन था? तो उत्वी एक इतिहासकार था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अब 31वां पर आते हैं, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है। तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध में विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। तो ये सही है दोस्त, पहला सही है। दूसरा देखते हैं, शेर शाह उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित करता था। ये भी सही है, उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित करता था। अब पूछ रहा है, शेर शाह का मुकाबला दिल्ली में नहीं, ये सासाराम में है दोस्त। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं, शेर शाह द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन, दंडी, सिकंदरी और गज का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। तो आप याद कर लीजिएगा, जो गलत है चारों पॉइंट याद कर लीजिएगा, मतलब शेर शाह का मुकाबला सासाराम में करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसी से भी क्वेश्चन बना के आपको पूछा जा सकता है कि बिलग्राम युद्ध के बाद कौन सा राज्य का आपका स्थापना किया था, तो अफगान राज्य। शेर शाह का कर कितना था, तो उपज का 1/3 भाग। और भूमि पैदाइश तो ऐसे पूछेगा कि सन, दांडी, सिकंदरी, गज का प्रयोग किस राजा ने किया, तो शेर शाह ने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यात की रचना की गई? तो ये कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया था। 32 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से कौन किया था? तो बहलोल लोदी किया था दोस्त, लगभग 75 वर्ष शासन किया था, 1451 से 1526 तक। तो बहलोल लोदी हो जाएगा, 75 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। अब 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, हेलोफाइट्स क्या होता है? तो हेलोफाइट्स एक पौधा होता है दोस्त, जो उस जगह पर पनपते हैं जहाँ जिस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वे पौधे जो लवणीय मिट्टी में उगते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ए है पीसीआर किया जाता है, रिपा ये भी किया जाता है, CD4 रिपा नहीं किया जाता है दोस्त, रिपा नहीं किया जाता है। पीसीआर, CD4 और एलिसा, यही तीनों किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीसीआर, CD4 और एलिसा, एड्स के लिए यही तीनों टेस्ट किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? कोई एंटीबॉडी नहीं होता है दोस्त, AB में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 39 है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो DPT में होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पीलिया नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, तो इसके आवेश किसके बराबर होंगे? तो इसका द्रव्यमान पूछ रहा है कि एक हीलियम आयन के बराबर होगा, तो इसका आवेश कितना होगा? तो हीलियम पर चार्ज होता है दोस्त +2, अगर इसका हम वैलेंसी का बात करें, संयोजकता का, तो चूंकि ये अल्फा कण है, तो अगर इस पे पूछ रहा है कि इसका आवेश पूछ रहा है, तो इस पे +2 आवेश हो जाएगा। और +2 आवेश हम देखेंगे तो ये 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन का आवेश होता है +1, तो 2 प्रोटॉन का +2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो ये द्वितीय नियम से प्राप्त होता है दोस्त, F = m, जो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से क्या होती है? प्रतिरोधकता घटती है दोस्त। तो ऑटोमेटिक जब प्रतिरोधकता घटेगी तो चालकता बढ़ेगी। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो उनका प्रतिरोधकता चालकता क्या होता है? बढ़ता है, और प्रतिरोधकता घटती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व दोस्त पोलेनियम है। देखिए, इस सीरीज को आप लोग शेयर भी करिएगा दोस्त, क्योंकि अगर कम लोग देखेंगे तो मैं इसको लाना बंद कर दूंगा। एक तो आप लोग लॉन्ग टाइम तक इसको देखते नहीं, और अगर कम लोग देखेंगे तो मैं इसको लाना बंद कर दूंगा। जब मैं देखूंगा ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा फायदा हो रहा है इससे, तभी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। 44 नंबर पर आते हैं, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? तो H2 को अगर हम जलाएंगे दोस्त, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो अगर आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर वाटर का निर्माण करता है। तो जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाते हैं, बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं, तो वाटर प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, ग्रेफीन होता है, तो ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस 24 जून को मनाया जाता है। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको भी याद रखिएगा और इससे 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। पहला है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर है, सुमेलित करना है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी में हो जाएगा। केंद्रीय प्रौद्योगिकी खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तो खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर हो जाएगा। और मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हो जाएगा। तो देख लेंगे, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला का है, दूसरा का 4, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट पर आते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको। ये पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है। इसमें एक ऋषि होते हैं नारायण नाम के, वो 5 रात तक लगातार यज्ञ करते हैं, तो उन्हीं का वर्णन है। और पंचरात्र में 200 से अधिक पुस्तक आती है। ये वैष्णव संप्रदाय की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेंकटरमन रामकृष्णन को। इन्हें 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन के क्षेत्र में। ये तो भारतीय 7वें भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, पर रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम थे। तो दोस्त, आप देख रहे होंगे सीरीज कैसा लग रहा है आपको, जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ही हमें बूस्टअप करता है। और आप जितना लंबा वॉच करेंगे, यूट्यूब हमारे वीडियो को उतना ज़्यादा रिकमेंड करेगा। तो आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। यहाँ रोज़ 50 क्वेश्चन जो दरोगा एग्जाम या और भी जो आप वन डे एग्जाम देते हैं जिसमें GK GS पूछा जाता है, उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो शिवांगी जोशी आप लोग जानते होंगे, बिहार की रहने वाली है शिवांगी जोशी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। और अभी तक जो हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए वो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि बहुत अच्छा करवाया जा रहा है। तो चलिए हम मिले आज के वीडियो में, बस इतना ही दोस्त। हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।